अशोकनगर में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, लड़की के परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं में केस दर्ज, आरोपी पति और ससुर पुलिस हिरासत में। हर्ष विहार की नर्स से डॉक्टर करता रहा रेप, नर्स का डॉक्टर ने बनाया था न्यूड वीडियो वायरल करने के नाम पर करता था ब्लैकमेल। पुलिस ने केस दर्ज कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब व्यापारियों के लिए भी असुरक्षित हुई दिल्ली, राजधानी में बढ़ रही व्यापारियों से लूट की वारदात। पूर्वी दिल्ली के व्यापारियों में भी दहशत का माहौल, कहा व्यापारियों की सुरक्षा को सरकार उठाए सख्त कदम। मॉनसून से मौसम हुआ सुहाना, बदलते मौसम में बढ़ा डायरिया और टाइफाइड का खतरा। डॉक्टर्स की राय, पहने सूती कपड़े और बाहर का खाने से बचें। ईद पर दिखी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, हिंदुओं ने नमाज के लिए जा रहे मुस्लिम भाइयों को दिया फूल। ईद की ऐसी मुबारकबाद से खुश हुए नमाजी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। हालांकि शुरुआती हालात से लगा कि शिल्पी ने परेशान होकर खुदकुशी की है, लेकिन परिवार का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। इस मामले में ज्योतिनगर थाना पुलिस ने लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिल्पी के पति और ससुर दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। सास, दोनों नंदों और देवर की तलाश जारी है। आपको बता दें कि शिल्पी ने 4 महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। शिल्पी की 18 मई 2022 को अंकित धारिया से शादी हुई थी। लड़की के परिवार का आरोप है कि पुलिस इस सिलसिले में शिल्पी के ससुराल के दूसरे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले की जांच एसडीएम शाहदरा कर रहे हैं। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी जॉय तिर्की ने कहा, इस संबंध में एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिल्पी, इसकी मृत्यु हुई है, और मेरी बहन मुझे सारी चीज़ें डिस्कस करती थी। ये हुआ है, उसकी सास हमेशा उसको परेशान करती थी। बड़ी वाली जो ननद थी पूरा टाइम घर पर रहती थी। उसके बाद ये सारी चुगलियाँ करना, और पति उसका कभी सपोर्ट नहीं करता था, हमेशा मामा करता रहता था। बोलती थी सास परेशान करती है, 10 महीने से परेशान कर रखा है। मेरे फादर, मेरी मदर जाते थे वहाँ पे, उसको लेके आते थे, लेकिन उसको ऐसे कर रखा था कि कभी भी वो हमेशा हमें भगा देती थी, जाओ हमें अपना घर बचाना है। कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हमें। हमने एफआईआर कर दी है, लेकिन जो सास जिसने ये सब करवाया है, करा है, वो क्यों नहीं अभी गिरफ्तार हुई है? नंदे कहाँ है, देवर कहाँ है? वो सब फरार है। हमारा वो बच्चा कहाँ है, निशानी मेरी बहन की, वो कहाँ है? हमें वो तक नहीं मिला। दिखाया नहीं, दिखा नहीं, वो उसे लेके भाग गए। शिल्पी इसका नाम है। ससुराल वाले से शुरू से ही टॉर्चर कर लेते, हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए उसे परेशान करना। तेरी माँ ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसके हमारे व्हाट्सएप पर उसके काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जिसमें उसने साफ जिक्र कर रखा है कि सास परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। जो मामला सुनने हमारे शादी टाइम पे कार की डिमांड थी, हमारी बहन ने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर जैसे तैसे ये रिश्ता हो गया, शादी वादी हो गई इसकी। जब से इनके तुक्के बजीते हो रहे थे हर एक चीज़, छोटी चीज़ पर कि मेरी माँ को ये नहीं दिया, मेरी माँ को वो नहीं दिया, मेरे बाप को वो नहीं दिया, ये चीज़ नहीं दी। हमारे मौसा का बिल्कुल बजट नहीं था, फिर भी उन्होंने सारा कर्जा पानी लगा कर उन्होंने शादी की बेटी की। और आज जो मामला आपके सामने है, 2:45-3 बजे समथिंग में हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। वहाँ जाके हमने अंदर गए हैं हॉस्पिटल में, तो कितने पर्सन ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ये बॉडी तो कल आई थी, कल की बॉडी है। यानी कि पहले ही मार चुके थे वो? पहले ही मार चुके थे जी। ये वहाँ देखा हॉस्पिटल में घुसते ही कि बताया गया बाहर से कि एक्सपायर हो गई, वो तो ख़त्म है। जो भी गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि हमारी भांजी को, आत्मा को शांति मिले, कि उस पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। और इनको जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, पूरा परिवार जो उसमें हमारी जो भांजी के उसमें जो टॉर्चर किया, परेशान करते थे, हमको मन को शांति जब भी मिलेगी। और जब भी पूरा परिवार ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, सिर्फ ये आश्वासन दे दिया, 2 आदमी हमने जेल भेज दिए। हर्ष विहार इलाके में रहने वाली 34 साल की एक नर्स का डॉक्टर रेप करता रहा। आरोपी डॉक्टर ने पीड़ित नर्स का न्यूड वीडियो बनाया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था।
पुलिस ने रेप समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर 35 साल के आरोपी नूरुल हसन अंसारी को गिरफ्तार किया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। राजधानी दिल्ली अब महिलाओं ही नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी असुरक्षित होती जा रही है। दिल्ली में व्यापारियों के साथ लूटपाट की वारदात दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रगति मैदान, सीलमपुर और ऐसे ही कई इलाके हैं जहां व्यापारियों के साथ आए दिन लूटपाट होती रहती है। इसके चलते व्यापारियों में दहशत का माहौल है। इस बारे में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के कुछ व्यापारियों से बात की। उनका कहना है कि सरकार को इस पर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए और व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। जिस तरीके से आज व्यापारियों में एक रोष हुआ पड़ा है कि व्यापारियों के साथ जो लूट खसोट हो रही है, जो विरोध प्रकट कर रहे हैं, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि व्यापारियों की राहत के लिए आप लोगों को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। सरकारों से मेरा आग्रह है कि व्यापारियों को जल्द से जल्द इस तरीके की राहत दें कि जिससे व्यापारी और उसके परिवार में जो दहशत का माहौल है वो खत्म हो, क्योंकि व्यापार हमेशा खुले दिमाग से होता है। जब दिमाग में यही चीज आ जाए कि अगर कहीं जाना है तो रास्ते में कहीं अटैक ना हो जाए या रास्ते में कहीं लूट खसोट ना हो जाए, तो व्यापारी काम नहीं कर सकता। और व्यापार जो चलता है वो बिना किसी सोच समझ के कि अगर आप माइंड में लेके चल रहे हैं कि मुझे कोई लूट ना ले, तो वो व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से भी और सभी समस्त ऑफिसर से एक गुजारिश है कि व्यापारियों के प्रति थोड़ा सा नजरिया बदले और व्यापारियों के राहत के लिए जो भी सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं वह उठाएं और बदमाशों पर नकेल कसें। मैं तो देखो जी, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा, हमारे इलाके के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो सिक्योरिटी की आ रही है। इंसान दुकान बढ़ा करके बाहर निकलता है, उसके हाथ में सारे दिन की सेल पेमेंट वगैरह होती है, और ऐसे लोग जो कि पता नहीं कौन से इलाकों से इधर आए हुए हैं, गाड़ी उठाते हैं, पिस्टल दिखा करके लूट देते हैं। इसके साथ काम करना इतना मुश्किल हुआ पड़ा है, व्यापारी समाज बहुत डरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में सरकार कोई ऐसा स्टेप उठाए जिससे कि इनकी सिक्योरिटी की जा सके। जो इंसान दुकान बढ़ा के जाए तो रास्ते में जहाँ से निकलता है वहाँ कभी अंधेरा है, लाइट कम है, कैमरास की कमी है, ये सारी चीजें की जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करी जाए और प्रॉपर सिक्योरिटी व्यापारियों की मिलनी चाहिए। जितने व्यापारी हैं इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आजकल जो लूट शूट हो रही है, ये चोर धक्के जो भाग रहे हैं इनके पीछे, मैं दिल्ली पुलिस से और सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सुरक्षा प्रदान करें। ये आप पर निर्भर हैं और आप इन पर निर्भर हो। मानसून आ चुका है और लगातार बारिश का दौर जारी है। हर रोज हो रही बारिश से जहां मौसम सुहावना हो जाता है, वहीं बारिश थमने के बाद होने वाली उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती है। कभी सर्द कभी गर्म होते इस मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने डॉक्टर्स की राय जाननी चाहिए कि मौसम में हो रहे इस बदलाव के दौरान कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं और उनसे बचाव किस तरह संभव है। डॉक्टर्स की राय है कि इस मौसम में बाहर का खाने से बचें और इसके अलावा सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो और खुद को हाइड्रेटेड रखें। इसके अलावा वाटर लॉगिंग न हो और मच्छर न पनपे, इसका भी खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम इस बार ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से गर्मी आई ही नहीं, क्योंकि बीच बीच में पूरे मई महीने और जून महीने में भी बारिश होती रही है। अब ये जो मौसम होता है इस तरह का जो आप कह रहे हैं चिपचिपा मौसम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मच्छर यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमनली होते हैं। यानी इसके अंदर आ गया मलेरिया, डेंगू, ये दो बहुत ही कॉमन। इसके अलावा अगर हम सोचते हैं तो वो फिर हाइजीन पे बात आती है कि अगर हम गंदा खाना खाते हैं, जो आजकल चाट पापड़ी ये सब चीज़ अगर हम खाते हैं ज़्यादा, तो इससे लूज़ मोशंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। चिपचिपे मौसम से इवन आपको इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, यानी पसीने से भी आपका सोडियम लॉस हो जाता है, तो आपको बॉडी के अंदर ड्राइनेस भी काफ़ी हद तक महसूस हो सकती है और यूरिन के अंदर भी दिक्कतें आती है। हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट्स आ रहे हैं ऑफ मोर यूरिनरी इन्फेक्शन, क्योंकि पानी कम पिया जाता है जिस मात्रा का हम वाटर लॉस कर रहे हैं। तो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी एक व्यक्ति जो एडल्ट है मोर देन 18 ईयर्स, मेल फीमेल एनीवन, जिसको वाटर रिस्ट्रिक्शन ना हो, जैसे कि कोई किडनी डिसीज़ वगैरह है और वाटर रिस्ट्रिक्शन है अलग बात है, वरना वो कम से कम 3 से 4 लीटर लिक्विड फॉर्मेट में कुछ भी लेता रहे, चाहे पानी है, चाहे नारियल पानी है, लस्सी है, छाछ है, कुछ भी लेता रहे। सेकेंड थिंग इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार का खाना मत लीजिए। मैं बहुत लोगों को ये राय देता हूँ, टीवी के माध्यम से मैं आपके माध्यम से ये राय देना चाहूँगा कि कहीं बाहर जाते हैं तो बिस्लरी की बोतल आपको लगता है 20 रुपये की है, लेकिन अगर कोई बीमारी होगी आपको तो उससे वो 20 रुपये बहुत सस्ते होते हैं।
तो बाहर पानी पीना है तो सिर्फ बिस्लरी या कोई भी एक फ़िल्टर्ड वाटर लीजिए, कहीं लोकल पानी मत लीजिए। इसके अलावा जितनी ये चाट पापड़ी जो भी रखा हुआ, खासकर दही की बनी हुई चीज़ें जो होती है, पनीर की बनी हुई चीज़ें होती है, उसको खासकर अवॉइड करें। इस समय जो गर्मी का मौसम है, ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये ह्यूमिडिटी का मौसम है। ह्यूमिडिटी के मौसम होने के कारण बहुत ज़्यादा एक चिपचिपाहट शरीर में, वातावरण में हो रही है। सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। गर्मी से बचने के लिए अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें और फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए टाइट क्लोथिंग्स ना पहने, खुले ढीले कपड़े, सूती कपड़े जिसमें पसीना सूख सके वैसे कपड़े पहने। नायलॉन के या ऐसे कपड़े ना पहने जो शरीर से चिपकते हैं या बहुत देर तक गीले रहते हैं। सूती वस्त्र देखने में थोड़े मोटे होते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी पसीना सोखते हैं, प्लस उनके पहनने से फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। पानी के अंदर डिटॉल या कुछ की चंद बूंदे या नीम की पत्तियां डाल के नहाएं, उससे भी फंगल इन्फेक्शंस आपके रुकेंगे। कूलर पंखे हवा में बैठे, लेकिन ये ध्यान रखें कि घड़ी घड़ी ऐसा ना हो कि थोड़ी देर आप बाहर हैं फिर एकदम से चिल्ड एसी में, फिर एकदम से बाहर है। तापमान शरीर का एक सा रखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा सर्द गर्म होने से हमें एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह ज़्यादा हो जाती है। ईद पर दिखी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे नमाजियों को हिंदू समाज के लोगों ने गुलाब का फूल देकर मुबारकबाद दी। आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए उनकी तरफ से गुलाब का फूल नमाजियों को दिया गया। नमाजी भी फूल पाकर खुश हुए और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को फूल देकर मोहब्बत का पैगाम पूरे देश को दिया है। कुर्बानी वाली ईद कहलाती है। ये ईसार और कुर्बानी हम सब से तकादा करती है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, आपस में भाई भाई बन के रहें और इस कुर्बानी की खुशी में हम अपने साथ अपने घर वालों को, अइज़ा अक़रबा को, दोस्त अहबाब को, पड़ोस वालों को, यहाँ तक कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे पड़ोस में रहते हैं उनको भी हमें याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन सुकून का गहवारा बनाए और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है अल्लाह ताला उसको बाकी रखे। आज जो है त्यौहार है, बकरीद है, और मैं यहाँ से पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा बना के रखें। जो आज हमें गुलाब का फूल दिए, सभी लोगों को गुलाब का फूल दे के सबका स्वागत किए हैं। और जिस तरह से संदीप मिश्रा जी ने सोनिया बिहार की धरती से मोहब्बत का और उल्फत का पैगाम पूरे भारत को दिया, पूरे देश को दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। वतन में जो नफ़रत का बाज़ार है उसमें मैं मोहब्बत की एक दुकान खोलने आया हूँ। मेरे नेता ने पैगाम दिया है कि अमन, चैन, भाईचारा, और भारत तब मजबूत होगा जब हम साथ चलेंगे। हम का मतलब हिंदू भी है और मुसलमान भी है। जब आवाम के सारे लोग एक साथ चलेंगे तो मादरे वतन जिंदाबाद होगा। कहीं नफरत ना हो, कहीं किसी से उन्माद ना हो, सब गले लगे। आज मेरे साथ ये गुलाब की खुशबू के साथ सारे भाइयों ने मेरे लिए दुआ मांगी है। मैं सुबह भोले शंकर की आरती करके और आज मैं गुलाब का फूल लेके इन सब के बीच में आया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में ब्रह्मपुरी के गंदे नाले में गिरकर मौत हो गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली बोर्ड क्लब के गोताखोरों ने नाले से बुजुर्ग का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। ईद से पहले बुजुर्ग की मौत से परिवार सदमे में है। मृतक की पहचान 60 साल के सलीम के तौर पर हुई है। वह चौहान बागड़ा के गली नंबर 3 में परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 8 बजे बुजुर्ग की किसी से हाथापाई हुई थी। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि बुजुर्ग नाले में कैसे गिरे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रह्मपुरी पुलिया के पास पुलिस बूथ है, पास में शास्त्री पार्क और न्यू उस्मानपुर थाना है। इसके बावजूद नाले में आए दिन लाश मिलती हैं और पुलिस ऐसी वारदातों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। यहाँ तो लोगों ने बताया था कि 2 लोगों में हाथापाई हो रही थी और ये लड़का एक गिर गया नाले में और 2 घंटे बाद गोताखोरों ने इसको निकाला है। और यहाँ से 500 मीटर पे थाना उस्मानपुर है, 500 मीटर पे थाना शास्त्री पार्क है और 100 मीटर पे यहाँ पे चौकी है, ब्रह्मपुरी की पुलिया है। यहाँ पे एक पुलिस चौकी है बड़ी और यहाँ पर आए दिनों ये कुछ ना कुछ क्राइम यहाँ पे होता रहता है। अक्सर लाशें निकलती रहती हैं।
तो इनके साथ क्या हुआ होगा? क्या लड़ाई हो रही थी किसी से या इसके साथ कोई लूटपाट हुई हो? मैं निकल के जा रहा था, थोड़ा 1 घंटे पहले बच्चे गिर रहे थे, हाथापाई हुई थी यहाँ पे, और हाथापाई में एक लड़का गिर गया। यही पुलिस को सूचना दी कि भाई हाथापाई हो रही थी, एक लड़का गिर गया। अब वो शायद नशे में था या नहीं था। कैसी हालत है इनकी? अब तो खत्म हो चुका है, मर चुका है वो। 2 घंटे में तो बॉडी निकली है। हाँ, अभी पता चले कि गली नंबर 5 चौहान बागर में रहता है। उसके परिवार वालों को भी बुलाया मैंने, भेजा है कुछ लोगों को। कौन सी जगह लगती है वैसे? यह है ब्रह्मपुरी की पुलिया नाला पीछे वाला है। ये पूरा ही नाले पे इस तरीके से क्राइम होते हैं, आए दिनों लाशें निकलती हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि सर्जरी से प्रसव होने पर अगर प्रसूता को परेशानी है तो अस्पताल में 96 घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखना जरूरी है। इस बारे में डॉक्टर अनिल गोयल और डॉक्टर वीके मोंगा का कहना है कि ज्यादातर मामलों में प्रसूता को 4 दिन तक ही डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। फिर भी अगर प्रसूता को कोई ज्यादा दिक्कत है तो उसे 4 से ज्यादा दिन भी हम रखते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ही कम केसेस में प्रसूता को 4 दिन से कम समय में छुट्टी दी जाती है। ज्यादातर प्रसूताओं को 96 घंटे के बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है। डिलीवरी अगर सर्जरी से हो रही है तो 4 दिन होनी चाहिए। या ये जानना जरूरी है कि मेडिकल साइंस जो है ये कभी भी 1 और 1 2 नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन किसको होगी, कब होगी या नहीं होगी, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर सिजेरियन डिलीवरी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या मदर डायबिटिक है, या मदर को प्री एक्लेम्सिया या कोई और कॉम्प्लिकेशन हुई है, उस केस में उस लेडी को 4 दिन ही क्यों, 4 दिन से भी ज़्यादा रखा जा सकता है अगर उसके अंदर आपको लगता है, डॉक्टर को लगता है कि उसको परेशानी हो सकती है। यानी कि ये चीज़ जो है डॉक्टर की जजमेंट के ऊपर छोड़नी पड़ेगी कि वो डॉक्टर कितना ठीक समझता है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जिसका ये डिसीजन एक बिल्कुल आर्बिट्रेरी डिसीजन लगता है मेरे को। एक तो इन्होंने कहा कि एक मरीज था जिसका बीपी बढ़ा हुआ था, उसको सिजेरियन हुआ और उस सिजेरियन में 96 घंटे के बाद उसको पहले छुट्टी कर दी गई थी और उसकी मौत हो गई। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये मरीज कॉम्प्लिकेटेड मरीज था जिसको हाइपरटेंशन था, और उसमें जो भी क्या कारण रहे डेथ के वो हमको देखना पड़ेगा, तो हम उसमें कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मरीज जिनके जो नॉर्मोटेंसिव हैं, ज्यादातर मरीज जो सिजेरियन होता है वो एवरेज स्टे हॉस्पिटल का वर्ल्ड ओवर 2 दिन है। हॉस्पिटल में अननेसेसरी रखने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो इसको डॉक्टर्स के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ना चाहिए। मेडिकल साइंस कोई अलग अलग मरीज होते हैं, अलग अलग सिजेरियन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक नॉर्मल जो सिजेरियन होता है उसमें हो सकता है पीपीएच हो जाए तो 10 दिन भी रखना पड़ जाए। एक नॉर्मल सिजेरियन होता है उसमें अगर मान लीजिए एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया का मरीज है उसमें ज्यादा रखना पड़ सकता है। तो 4 दिन हर मरीज को रखना सिजेरियन के, मुझे लगता है ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जो कह रहे हो, ये अपनी जितनी उनकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उससे आगे बढ़ गए हैं। विश्वासनगर में पिछले कई दिनों से सड़क को खोदकर उसे दोबारा बनाने और नालियों की मरम्मत का काम किया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह काम बंद पड़ा है। इसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काम की स्पीड काफी धीमी है, बेहद सुस्त तरीके से काम किया जा रहा है। इसके अलावा अब बरसात होने से काम भी बंद पड़ा है। यह सड़क जल्दी बन पाएगी इसकी अब कोई उम्मीद नहीं लग रही है। घरों के बाहर बच्चे और बुजुर्ग निकलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बारिश के पानी और मिट्टी के चलते होने वाली फिसलन से चोटिल होने का डर बना रहता है। रुक रुक के चल रहा है काम, तो काफ़ी दिनों का परेशानी होते हुए ये सड़क बनाने के लिए तोड़ी है। 15-20 दिन के आसपास हो गए अभी तक। तब तक का बहुत हल्की है, वो तो है परेशानी। अभी पीछे मेरी गाड़ी भी उठ गई थी, बल्कि बाहर मेन रोड से। आपके सामने ही है, ये सब थोड़ा बहुत ही हुआ है ना, तो सीवर ऊपर हुए ढंग से अभी तो उसमें काफ़ी टाइम ले जाएगा। काफ़ी परेशानियाँ तो रोज आते हैं, 15 दिन हो गए ऐसे उबड़ खाबड़ में आते जाते। बुजुर्गों को तो बहुत दिक्कत है, बस निकलना भारी है। बुजुर्गों का तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इसका कोई पता करना ही नहीं आया, ठेकेदार ही नहीं आ रहा। कौन ठेकेदार में ये नहीं पता चल रहा, कोई नहीं आया। जब तोड़ के गए हैं उसके बाद से कोई आया नहीं। परेशानी हो रही है, आने जाने वाले को परेशानी हो रही है।
यहाँ पर कोई करने वाला नहीं है। तो बीच 25 दिन को खोद के चले गए हैं। बिल्कुल सड़क बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है सारी, आने जाने में नहीं, स्कूटी लेके गिर जाते हैं नीचे, बिल्कुल स्कूटी बिल्कुल नहीं आ सकती, गाड़ी तो घर में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को और उनको बुजुर्गों को इतनी दिक्कत हो रही है कि जो ना बच्चे बुजुर्ग तो आदमी चल नहीं सकते यहाँ पर, इतनी उबड़ खाबड़ जगह हो रही है। परेशानी तो नाली बना रहे हैं, अभी कनेक्शन ठीक कर रहे हैं, नल के कुछ सीवर का कनेक्शन है वो कर रहे हैं। अब नाली बना के, नाली बनाएंगे नहीं, नाली तो अंडरग्राउंड है, नाली इसमें सीवर पे पानी जा रहा है सारा, ये उसके बना रहे हैं इसका, उसके बाद गली बनेगी। फिर तो टाइम तो लग रहा है, टाइम तो भी जो बारिश आ गई कभी बंद कर दिया कभी ऐसे ही है। भाई जैसे काम करेंगे वैसे तो होगा, संतुष्ट क्या करेंगे, जब तक नहीं बनेगी जब तक तो दिक्कत तो सबको ही है। आज के इस दौर में बेशक मेट्रो हर जगह पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी काफ़ी संख्या में लोग बसों में यात्रा करते हैं, क्योंकि बसों में किराया थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन पूर्वी दिल्ली में कई बस स्टॉप्स की हालत बेहद खराब है और कुछ जगहों पर बस स्टॉप्स हैं ही नहीं। ऐसे ही बस स्टॉप्स में से एक है प्रीत विहार में बना बस स्टैंड। यहाँ बस स्टॉप पर शेल्टर नहीं है। बारिश के इस मौसम में और तेज धूप के समय खुले आसमान के नीचे खड़े होकर बसों का इंतजार करना बेहद मुश्किल होता है। साथ ही यहाँ बसों के रुकने से जुड़ी कोई जानकारी भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में जब कोई नया शख्स यहाँ आता है तो उसे यह जानने में दिक्कत होती है कि उस स्टैंड पर उसे अपने गंतव्य तक जाने के लिए बस मिलेगी या नहीं, या कौन सी बसें उस स्टैंड पर रुकती हैं। यात्रियों का कहना है कि यहाँ बस शेल्टर बनाना बेहद ज़रूरी है, इसके न होने से काफ़ी परेशानी होती है। बस स्टॉप नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बसें रुकती है यहाँ पे? हाँ रुक जाती है, बट कोई बस वाला नहीं रोकता। बस कभी भीड़ देख के निकल जाता है, कभी होता है खाली बस लेके निकल जाता है, रोकता ही नहीं है। कोई शेल्टर ही नहीं है, कोई निशानी नहीं है? हाँ वैसे रुक जाती है बस, बट काफ़ी होते हैं बस वाले जो नहीं रोकते, मतलब या तो भीड़ देख के या खाली बस लेके भी निकल जाते हैं। हाँ यहाँ पे रुक जाती है, कभी कोई बस वाला आगे ले जाता है, बस आगे जाके रोकता है, थोड़ा कोई यहीं रोक देता है। कभी कभी जब गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत आती है कि बस नहीं रुकती। इसकी लोग वेट भी करते हैं। ये होना चाहिए कि जब उधर स्टैंड बना है तो इधर भी बनना चाहिए स्टैंड, क्योंकि यहाँ बहुत है कि उधर उस साइड भी, वहाँ लक्ष्मी नगर उस साइड भी स्टैंड नहीं बने हैं, तो जहाँ जहाँ नहीं बने स्टैंड वहाँ बनने चाहिए। ये बस की वेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे शेल्टर नहीं है, ये दिक्कत होती है। स्वास्थ्य विहार का वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन है ना यहाँ पे जो रोड क्रॉस करके है वो और आगे है, कभी बस यहाँ खड़ी होती है कभी आगे छोड़ती है, एक तो ये दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये है कि जैसे वहाँ से आओ ना, यहाँ पे तो है ही दिक्कत। हसनपुर डिपो के बाद जो दूसरा शेल्टर है ना वो सीधा यहाँ पे है, बीच में कहीं पे भी नहीं है। जो यहाँ पे हसनपुर डिपो पे है ना, तो वहाँ पे क्या, हसनपुर के बाद सीधा यहाँ पे वो कड़कड़डूमा क्रॉसिंग पे है, बीच में कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे 2-2 कदम पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कड़कड़डूमा के बाद प्रीत विहार के बाद स्वास्थ्य विहार, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। नहीं पहले तो पता नहीं चलता था, मगर जब लोग यहाँ पे खड़े होते थे तो उनसे पूछ के तब पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये बस स्टैंड है। बट ये है कि वो चीज़ शेल्टर नहीं है, तो उस वजह से दिक्कत होती है। प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स भी आते हैं और भी लोग, सबको ही दिक्कत होती है। हाँ, और यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे पता नहीं लगता कि ये चीज़ स्टैंड है। यहाँ पे काफ़ी बार तो हमारे ही एक्सीडेंट होते हुए बचे हैं। क्या होती है दिक्कत ये है, हाथ देते रहते रुकती नहीं है। कोई बस आती है, मतलब जो क्लस्टर वाली वो भी नहीं रुकती, हाथ देते रहेंगे रुकेगी नहीं कोई भी। ये शटर बनाने चाहिए यहाँ पे, जो वो बैठने के लिए भी, वैसे भी जो खड़े खड़े बंदा परेशान हो जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब